हेलो फ्रेंड्स। तो देश में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस समय पूरे देश में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदर्श चुनाव संहिता होती क्या है, इसके लागू होने से क्या-क्या कार्य स्थगित हो जाते हैं और कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू रहते हैं, चालू रहते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहचानिए कि यह कौन व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से इन्होंने चुनाव को एक नया आयाम दिया, निर्वाचन आयोग को उसकी शक्तियों से परिचित कराया और जो आम आदमी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकतों से अनभिज्ञ था, उससे आम आदमी को परिचित कराया गया और चुनाव आयोग को जनता के दरवाजे तक लाकर खड़ा करने वाला यही व्यक्ति है। इससे जनता की उम्मीदें बढ़ी थी। इसे और गतिशील और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्वरूप है उसे बदलने की जरूरत महसूस की गई थी और बदला भी गया। आयोग कई तरह के आरोपों से घिरा, लेकिन समस्या का हल भी ढूंढ निकाला गया। तो फ्रेंड्स ये हैं भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन सेशन, पूरा नाम तिरुनलय नारायण अय्यर सेशन। कार्यकाल था 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक। इनके कार्यकाल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया गया और जिसके साथ तत्कालीन केंद्रीय सरकार एवं ढीठ नेताओं के बीच इनके कई विवाद रहे, लेकिन अंततः चुनाव आयोग अपनी वास्तविक शक्तियों से परिचित हो सका और वर्तमान में जो आदर्श चुनाव संहिता लागू की जाती है वो भी टीएन सेशन की ही देन है। ठीक है, उसके पहले के चुनाव में ऐसी कोई संहिता लागू नहीं होती थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछा जाता है अक्सर। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। कुल मिला के 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु यानी कि जो पहले घटित हो जाएगा तब तक वो अपना कार्यभार संभाले रहते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक के लिए रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन 90,000 रुपये मासिक और भत्ते प्राप्त होते हैं। आपको बता दें कि पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और ये परिवर्तन भी हुआ था टीएन सेशन के कार्यकाल में ही। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, टीएन सेशन का जो कार्यकाल था वह 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है। मतलब ये जनता के लिए नहीं होती है, ये राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली होती है और जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है। आपको बता दें, यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी होता है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 10 मार्च से लागू है और 23 मई जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन तक ये लागू रहेगा। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन यह क्रमशः एक प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीएन सेशन के द्वारा किया गया। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें आती हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरी आचार संहिता का निष्कर्ष अगर एक लाइन में लिखना हो तो आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व वोट को प्रभावित करे
ऐसे कार्य वो नहीं करेगा, मतलब निष्कर्ष यही निकलता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो कि चुनाव आचार संहिता से प्रतिबंधित होते हैं। लाइक एज, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कोई भी नई घोषणा नहीं होती है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी लेकर चलने पर भी रोक लगती है और एग्जिट पोल के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब ये कि मुख्यमंत्री मंत्री कोई घोषणा या शिलान्यास लोकार्पण नहीं कर सकेंगे। सरकारी गाड़ी और सुविधाओं का इस्तेमाल पर भी रोक रहती है। सरकारी खर्च से ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। मंत्री शासकीय दौरों में चुनाव प्रचार के कार्य नहीं करेंगे। कैबिनेट की बैठक नहीं होती है। तबादले या तैनाती पर आयोग का पूर्व अनुमोदन जरूरी होता है। सड़क निर्माण या पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। कोई भी दल ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। वोट के लिए भ्रष्ट आचरण न करें, जैसे कि रिश्वत देना, शराब वगैरह देकर वोट को खरीदना इत्यादि। और दल ऐसी अपील नहीं कर सकते जिससे भावनाएं आहत होती हों। मिला जुला कर इसके लिए कोई लिमिटेड नंबर्स नहीं होते हैं कि मतलब ये बिंदु लागू होते हैं, वो सारे बिंदु इसमें समाहित होते हैं जो कि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कार्य फ्रेंड्स जो इस दौरान भी प्रभावित नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगा कि नहीं रोके जा सकते लोगों की आम जरूरत के काम। ठीक है, दूसरी बात, चालू निर्माण कार्यों के साथ सड़क मरम्मत और पैच वर्क का जो काम होता है वो भी नहीं रुकता है। सफाई, बिजली व्यवस्था और पेयजल जैसी जो जरूरतें होती हैं वो नहीं रुकती हैं। आधार कार्ड, गरीबी रेखा के कार्ड, निराश्रित पेंशन के बुनियादी काम पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने मकान के नक्शे का आवेदन जमा कर दिया होता है उन लोगों के नक्शे पास होते हैं, मगर नए नक्शे के लिए आवेदन नहीं हो सकते हैं। जो चालू प्रोजेक्ट रहते हैं वो नहीं रुकते हैं, नए आवेदन लेकिन नहीं लिए लिए जा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान में एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है प्राचार्य के लिए, तो वो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद जारी हुई है, लेकिन ये इसलिए जारी हो सकी क्योंकि इसकी प्रक्रिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से पहले से थी और इस पर जो है चुनाव आयोग की सहमति है। तो फ्रेंड, निवास, जाति और आय के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो बनते रहते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होती है। आचार संहिता का बहाना बनाकर अफसर लोगों का काम नहीं टाल सकते हैं। तो ये कार्य जो होते हैं जो कि प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार से जो आपकी आदर्श चुनाव आचार संहिता है वो प्रभावी है, और इस दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत जरूरी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जान सकें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श चुनाव आचार संहिता होती क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।